कैसे हैं आप सब। आपका सभी का अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं अपना आर्थिकी वाले जो करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक्स वाले, उनको। ठीक है। तो ये जो हमारी वीडियो है वो यूपी पीसीएस, आरएएस, उत्तराखंड पीसीएस तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई रूपी एक नई चीज़ आई है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इसे 2 अगस्त को पीएम सन ने लॉन्च किया। इसका जो एम था वो था कि जो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है वो एक होना चाहिए अच्छा, एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम से ये काम होना चाहिए, बिना किसी फिजिकल इंटरफेरेंस के तरीके से जो लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये इसके एम थे। जो इसका कार्यविधि है, प्रोसेस है, वो ये होगा कि मूल रूप से ये प्रीपेड वाउचर होगा और ई रूपी वाउचर को क्यूआर कोड जो होता है या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर के रूप में जो लाभार्थी होंगे उसके मोबाइल नंबर पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है। तो एक और चीज़ जो है इसके बारे में कि इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो इसको काम करेगी इसके ऊपर। ठीक है। तो ये हो गया आपका ई रूपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे 2 अगस्त को लॉन्च किया है। और क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग आधारित जो ई वाउचर है वो लोगों के मोबाइल पे भेजा जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये आरबीआई ने अभी जारी की है, रिजर्व बैंक ने। इसकी क्या विशेषताएं हैं कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन द्विवर्ष में होता है, 2 साल में एक बार होता है। और इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जो जोखिमों के वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उपस्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसमें वित्तीय क्षेत्र का जो विकास और विनियम से संबंधित मुद्दे होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। ठीक है। अगला टॉपिक है उभरते सितारे फंड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उभरते सितारे जो फंड है वो क्या है। तो जो हाल ही में एक केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारे, उन्होंने क्या किया है, एक जो वैकल्पिक निवेश कोष होता है उसको लॉन्च किया है, 250 करोड़ रुपए का। ठीक है, एमएसएमईज़ के लिए। तो उसका जो मेन एम है वो है आपके जो भारतीय उद्योगों को चिन्हित करना, उनको फिक्स करना कि कौन कौन है, और उनकी जो प्रौद्योगिकी है, उत्पाद हैं, उनको बढ़ाना है, उनको लाभ प्रदान करना है। ठीक है। ये एक वैकल्पिक निवेश कोष होगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा, एआईएफ जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये 250 करोड़ रुपए का एक ग्रीन शू ऑप्शन होगा। ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन भी होगा, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है। तो फिर इसके बाद आते हैं अन साल्वाडोर ने जो बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा दिया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि किसने बिटकॉइन को करेंसी का एक दर्जा दे दिया है। तो दुनिया का पहला देश है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो दुनिया का पहला देश है वो हो गया है अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को एक करेंसी का दर्जा दे दिया है। और ये कब दिया? जून में। ठीक है, वहाँ की संसद ने कानून पारित किया और उसको एक करेंसी का दर्जा दे दिया है। ठीक है। फिर आते हैं जो खादी प्राकृतिक पेंट। एक हाल ही में एक एमएसएमईज़ के जो मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो। ठीक है। और मतलब ये पूछा जा सकता है कि खादी जो प्राकृतिक पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं। और 7 जुलाई 2021 को जो सूक्ष्म एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे को बनाया गया है, वो नए मंत्री बने हैं उसके। ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि जो ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा विकसित होगा और ये गाय के गोबर से निर्मित होने वाला भारत का पहला पेंट होगा, है ना। भारत का पहला पेंट होगा जो कि गाय के गोबर से बनेगा। ठीक। फिर आते हैं आपके अगले चीज़ पे, त्रिपुरा का अगरबुड नीति, है ना। अगरबुड नीति कहाँ की है? त्रिपुरा की है। और ये वहाँ के नए बजट में इसको पेश किया गया है। इस नीति के जो एम होगा वो होगा 2025 तक राज्य में 2000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को विकसित करना, और जो अगरवुड है वहाँ का पेड़ होता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है। 100 करोड़ रुपए से परिव्यय की ये परियोजना है और इससे क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा। और कोल फॉर लोकल जो है बात कही गई है पीएम सर ने, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। इफ़को ने जो एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो पढ़ लेते हैं। इफ़को ने बनाया विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया। तो ये क्वेश्चन आएगा कि नैनो तरल यूरिया किसने बनाया है, तो इफ़को ने बनाया है वो। ठीक है, इफ़को ने बनाया है। और ये क्यों बनाया है कि किसानों की जो सहकारी संस्था है, कौन? इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र, ठीक है, कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है? इफ़को की फुल फॉर्म है। उसने क्या है कि विश्व में पहला
नैनो तरल यूरिया बना दिया है, और आधा लीटर अगर नैनो यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर काम करेगा, तो इससे ये होगा कि काफ़ी खपत बच जाएगी। ठीक है। और आपके जो दूसरा जो इसका चरण होगा वो यूपी के अम्बाला आंवला जो एक जगह है वो, और फूलपुर में इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं आपके, हाँ, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के जो शेयर हैं उसमें भारत दूसरे स्थान पर आ गया। तो आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें क्या है कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, उसके बिहाफ पर जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो ट्रांसफ़र के मामले में हमारी इंडिया सेकंड नंबर पे आ गई है। ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं तुर्की है ना, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसका जो अधिशेष हस्तांतरण है जीडीपी का वो 0.40 है, और इंडिया का कितना है आरबीआई की 0.44 है। ठीक है। अब आते हैं भारत इकोसोक में 2 वर्ष के कार्यरत के लिए चुना गया है ना। तो इकोसोक क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक में 2022 से 24 तक की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है ना। और इकोसोक के सदस्य के लिए चुनाव हुए, और इसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान और साथ में एशिया के जो प्रशांत देशों की श्रेणी में इसको चुना गया है। और यह परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्रीय निकाय होती है। इकोसोक में 54 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो एम होता है, सतत विकास के 3 लक्ष्य होते हैं इसके, एक आर्थिक, एक सामाजिक, एक पर्यावरणीय। और जो इसका जो अभी एरिया अपने एशिया से चुने गए हैं वो हैं भारत, आपका अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान 4 देश, पूर्वी यूरोप से 3 देश, नहीं 2 देश, क्रोएशिया और चेक गणराज्य। कैरिबियाई देश में भी 3 हैं आपके, बेलिस, चिली, पेरू। अफ्रीका में हैं आपके आइवरी कोस्ट, स्वातिनी, मॉरिशस, टुनीशिया और तंजानिया। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पे, 8 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 देशों को चुना गया। ठीक है। अब एक नई रिपोर्ट, भारत बना दुनिया का 5वां बड़ा एफडीआई प्राप्त करता देश। तो एफडीआई जो प्राप्त कर रहा है देश, उसमें हमारा इंडिया 5वें स्थान पे आ गया है। और व्यापार में एक विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो होता है 21 जून को 2021 को, उसकी एक रिपोर्ट आई। उसमें पिछले साल जो देश में 64 अरब डॉलर का एफडीआई आया था, 2019 में वो 51 अरब डॉलर से 27% अधिक हो गया है। ठीक है। तो अभी कितना ज़्यादा हो गया है? 64 अरब डॉलर इस बार आया है। ठीक है। और पहले कितना आया था 2019 में? 51 अरब डॉलर। ठीक है। जो टॉप 5 देश हैं जिन्होंने एफडीआई जिन्हें मिलता है, वो सबसे पहला है अमेरिका जिसको 156 मिलता है, और दूसरा है चीन 149 मिलियन डॉलर, फिर उसके बाद हांगकांग, फिर उसके बाद सिंगापुर, और उसके बाद 5वें पे भारत। तो भारत से ऊपर 4 हैं, अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर। ठीक है। विदेश से धन प्राप्त करने वाले जो टॉप 10 देश हैं वो कौन से हैं? वो सबसे पहले पे है हमारा इंडिया। ठीक है। फिर दूसरे पे है चीन, फिर तीसरे पे है मॉक्सिको, चौथे पे है फिलीपींस, और 10वें पे है नाइजीरिया। ठीक है। बीच में पाकिस्तान छठे पे आता है। पहला हमारा इंडिया ही आता है जो विदेशों से धन प्राप्त करने वाला देश है। ठीक है। फिर आते हैं आपका, भारत बना चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण करने वाला देश। तो इंडिया जो विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है उसमें 4th नंबर पे आ गया है। और इसमें टॉप जो देश है वो 5 देशों की लिस्ट में हमारा इंडिया 4th पे है। और इसमें पहले नंबर पे है आपका चीन, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड, चौथे पे है भारत, और 5वें पे है रूस। ठीक है। अब आते हैं जो फोर्ब्स की एक लिस्ट होती है, उसमें अरबपतियों की एक सूची जारी करती है विश्व की, तो उसके बारे में देख लेते हैं। उसमें पहले नंबर पे जो हैं वो हैं जेफ बोजेस जो कि अमेरिका के हैं, अमेज़ॉन के मालिक हैं। और दूसरे नंबर पे है एलन मस्क, स्पेस एक्स के मालिक हैं। तीसरे पे है वर्नर्ड एनॉस, वो फ्रांस के हैं। फिर 10वें नंबर पे इसमें इंडिया के आते हैं मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के हैं मालिक। ठीक है। भारत के अगर 5 सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में देखा जाए तो पहले पे है मुकेश अंबानी, दूसरे पे है गौतम अडानी ग्रुप जो है, फिर तीसरे पे है शिव नाडार, और चौथे पे है राधा कृष्ण दामिनी। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं रिलायंस अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। तो रिलायंस हमारी जो अमेरिका से एक उसका बॉन्ड हुआ है जो कि कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करेगी, है ना। कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली वो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अब
जो कि अमेरिका से प्राप्त करेगी, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा? ये जामनगर का जो गुजरात का एरिया है, जामनगर, वहाँ पे उसको उतारी जाएगी, इसकी पहली खेप, ठीक है। गुजरात में HSBC की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन। HSBC का मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जो कि गुजरात के गांधीनगर के पास जो उनकी एक यूनिट है उसका उद्घाटन किया गया है। और HSBC जो पहला बैंक है जिसने नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA से लाइसेंस प्राप्त किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि HSBC के जो इंडियन मतलब पहली इकाई का कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में गांधीनगर के पास, ठीक है। भारत और मॉरिशस में मुक्त व्यापार समझौता किया गया है हाल में। तो क्वेश्चन है कि भारत और मॉरिशस के बीच में मुक्त व्यापार किया गया, तो कब किया गया? तो 17 फरवरी को किया गया है। और ये किस बिहाफ पे किया गया है? ये किया गया है CECPA के बिहाफ पर, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आपका कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जून में कोटक महिंद्रा ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट मोबाइल ऐप एक यूज स्टार्ट की है, ठीक है। एक योजना स्टार्ट की गई है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। इसमें SBI ने जो बैंक है उसने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने के लिए एक योजना स्टार्ट की, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, SBI ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो 60 महीनों के लिए 85% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, ठीक है, लोन दिया जा सकता है। फिर आते हैं मई की कुछ इंपॉर्टेंट पे कि वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा जो LIC है तीसरी सबसे बड़ी, मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो है आपकी, हाँ, एशियाई बैंक जो ADB है उसने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 11% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है ना। तो कितनी वृद्धि दर हो सकती है यहाँ की? वो 11% बढ़ सकती है। फिर आगे आते हैं तो आपका यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सफिशिएंट रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए फिर हम दूसरे टॉपिक में मिलेंगे आपसे, और जो कि आपका दूसरा किसी सब्जेक्ट से होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी वगैरह से। थैंक यू।